नाजरीन आदाब। आज जिस मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ उसका उन्वान है महात्मा गांधी और हिंदुस्तान की आज़ादी। गांधी जी के पैदाइश से 12 साल पहले 1857 की बगावत हुई थी और हिंदुस्तान में बरतानवी सरकार कायम हो चुकी थी। महात्मा गांधी एक ऐसे हिंदुस्तान में परवान चढ़े जहां हिंदुस्तानियों पर बरतानवी सरकार जुल्म ढा रही थी। पर जब गांधी जी फौत हुए तो हिंदुस्तान एक आज़ाद हिंदुस्तान था जिसे उनके खोने का बेहद अफसोस था। लेकिन तब तक इस हिंदुस्तान ने अपनी खोई हुई विरासत को दोबारा हासिल कर लिया था। लाखों बेजुबान लोगों को एक आवाज़ मिली और बेसाजो सामान लोगों ने एक ऐसी लड़ाई जीती जिसने पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और तारीख का एक बेमिसाल नमूना बन गई। इन सारी चीज़ों के पीछे एक ऐसे आदमी का हाथ था जिसे लोग महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। उनके इन्हीं कारनामों की वजह से हिंदुस्तानियों ने उन्हें बाबा कौम का खिताब दिया है। ऐसे शख्स के बारे में इतने कम वक्त में बात करना मुश्किल है, इसलिए आज के इस लेक्चर में मैं सिर्फ उनकी इब्तदाई ज़िंदगी और उस वक्त के वो वाक़यात जिन्होंने गांधी जी के नज़रियात को जन्म दिया उन पर रोशनी डालूंगा। साथ ही मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि वे कौन से हालात और हवादिस थे जिन्होंने उस शख्सियत को मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनाया। M.K. गांधी की पैदाइश 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर नामी एक कस्बे में हुई जो गुजरात के मगरबी साहिल पर वाक़ है। उनका ताल्लुक एक दरमियानी ख़ानदान से था। उनके दादा उत्तमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। उनकी माता पुतलीबाई जो एक मजहबी खातून थीं, उन्होंने अपने बेटे मोहनदास के जहन दिमाग पर कई असरात मुरत्तब किए। 6 साल की उम्र में गांधी जी ने घर के करीब एक स्कूल में जाना शुरू किया। वो एक औसत दर्जे के तालिब इल्म थे मगर वक्त के काफ़ी पाबंद थे। बचपन से ही वो काफ़ी शर्मीले और कमगो थे। उन्होंने अपनी खुद नविश्त सवाने हयात द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में इंग्लैंड में वो हुए एक वाक़े का जिक्र किया है जिसमें वो अपने शर्मीले होने का एहसास दिलाते हैं। हुआ ये कि उन्हें इंग्लैंड में एक छोटी सी महफिल में बुलाया गया था जहां उन्हें खिताब करना था। हस्बे रिवायत गांधी जी अपनी तकरीर लिख कर ले गए थे, लेकिन वहां पहुंचकर यह पता चला कि यहां अपनी तकरीर पढ़ना मायूब समझा जाता है। लिहाजा गांधी जी ने अपनी तकरीर किसी और से पढ़वाई और ख़ुद ये हिम्मत न कर सके कि उन लोगों को खिताब करें। यह था गांधी जी के शर्मीलेपन का आलम। जब गांधी जी 7 साल के थे तो उनके वालिद करमचंद गांधी पोरबंदर से दीवान की नौकरी छोड़कर राजकोट चले गए। वहाँ उन्हें जल्द ही फिर दीवान बना दिया गया। गांधी जी के बचपन में बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आए जिन्होंने उन्हें परेशान किया और उनके दिमाग में सवालात खड़े किए। यही वो उलझने और सवालात थे जिनकी झलक महात्मा गांधी के फ़िक्र फ़लसफ़े में नज़र आती है। इस सिलसिले में कुछ वाक़यात का जिक्र मैं आपसे करना चाहता हूँ। मोहनदास और उनके भाई करसन दास प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि स्कूल में खेल दिखाने वाला आया। उसने कुछ तस्वीरें दिखाई जिसमें एक तस्वीर रामायण के श्रवण कुमार की भी थी जो अपने अंधे वालिदैन को अपने कंधे पर लिए जा रहा था। इस तस्वीर और श्रवण कुमार की कहानी ने छोटे मोहनदास पर अनमिट नक़ूश छोड़े। उसी ज़माने में उन्होंने हरीशचंद्र नाम का एक नाटक देखा। इससे वो बहुत मुतासिर हुए और इस नाटक से उन्हें सच्चाई के लिए राह में आने वाली तमाम मुश्किलात से लड़ने का हौसला मिला। मोहनदास की ज़िंदगी में एक और अहम वाक़या तब हुआ जब एक अंग्रेज़ स्कूल इंस्पेक्टर स्कूल में बच्चों का इम्तिहान लेने आया था। मोहनदास ने कुछ गलत लिखा था जो उनके उस्ताद ने देख लिया था। उस्ताद ने इशारे से उन्हें दूसरे बच्चे की स्लेट से देखकर गलती ठीक करने की हिदायत दी, पर मोहनदास ने उस हिदायत को नज़रअंदाज कर दिया और बाद में इसी के लिए उस्ताद ने उन्हें सज़ा दी। मोहनदास के घर में सफाई के काम के लिए एक आदमी आता था। उनकी माँ पुतलीबाई ने उन्हें यह कहकर उस आदमी से दूर रहने की हिदायत दी कि वो एक अछूत है।
ये नन्हे मोहनदास को बुरा लगता था और वो अपनी माँ से बहस करते थे कि जब मजहब किसी को अछूत करार नहीं देता तो किसी दूसरे इंसान को छूना गुनाह कैसे हो सकता है। ये वो चंद वाक़यात थे जिनका गांधी जी की आइंदा ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ा। सच्चाई, अदम तशद्दुद और छुआछूत की मुखालिफत गांधी जी के फ़िक्र व फ़लसफ़े की बुनियादी जुज़ हैं और इनकी झलक हमें उनकी इब्तदाई ज़िंदगी से ही नज़र आने लगती है। गांधी जी की स्कूल की तालीम भी अभी पूरी नहीं हुई थी कि उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। जब वो 13 बरस के थे तो उनकी शादी कस्तूरबा से हुई। 1887 में मोहनदास ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और भावनगर के सामलदास कॉलेज में दाखिला लिया। उसी ज़माने की बात है कि उनके एक खैर खां ने उन्हें इंग्लैंड जाकर वकालत की तालीम हासिल करने का मशवरा दिया। उनके बड़े भाई को खुद ये मशवरा अच्छा लगा, लेकिन उन्हें परेशानी ये थी कि इसका खर्च कैसे पूरा होगा। उनकी माँ को ये पसंद नहीं आया क्योंकि उन्हें लगा कि उनका छोटा बेटा एक अजनबी जगह पर नामालूम मसाइल और ख़तरात का सामना किस तरह करेगा। इसके अलावा मोट बनियाज़ाद जिससे गांधी जी का ताल्लुक़ था ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने गैर मुल्क का सफ़र किया तो उन्हें और उनके ख़ानदान को बिरादरी से खारिज कर दिया जाएगा। मोहनदास के अज़्म मुअस्सम की आगे ये तमाम रुकावटें बेमानी साबित हुईं और 18 साल की उम्र में सितंबर 1888 में वह इंग्लैंड रवाना हो गए। राजकोट के देहाती माहौल से इंग्लैंड के शहरी चकाचौंध तक का सफ़र मोहनदास के लिए एक ज़बरदस्त तब्दीली थी। मगरबी खाना, लिबास और रहन सहन को अपनाना मोहनदास के लिए एक तकलीफ़देह अमल था। जहाज़ पर सफ़र और इंग्लैंड में क़याम के इब्तदाई चंद हफ्तों में मोहनदास को लगता था कि शायद उन्होंने गलत फ़ैसला लिया है। उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ने से कबल अपनी माँ से वादा किया था कि वो 3 चीज़ें शराब, औरत और गोश्त को हाथ नहीं लगाएंगे। उनकी सब्ज़ी खोरी उनके लिए मुसलसल शर्मिंदगी का बायस बन रही थी। गांधी जी ने अपनी खुद नविश्त में लिखा है, मैं हमेशा अपने घर और मुल्क के बारे में सोचता था। यहाँ सब कुछ अजनबी था। लोग, उनके तौर तरीके और रहन सहन सब कुछ अलग था। मैं अंग्रेज़ी तौर तरीके के मामले में बिल्कुल नौसिखिया था। मेरी सब्ज़ी खोरी मज़ीद परेशानी का बायस थी। यहाँ तक कि जो चीज़ें मैं खाता था वो फीकी और बेमज़ा होती थीं। उन्होंने अपने नुक्ता चीनों का मुंह बंद करने के लिए ये फ़ैसला लिया कि वो सब्ज़ी खोरी की आदत नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अंग्रेज़ी तहज़ीब में अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि नई सूट रक्सगाह उन्हें ज़हरी तौर पर तो जेंटलमैन बना देंगी, अंदर से लेकिन वो वही रहेंगे जो हैं। उनकी तबीयत में खुद एहतसाबी कूट कूट कर भरी थी। वो जो कुछ करते उसके बारे में सोचते थे कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत, और ज़मीर की आवाज़ पर फैसला करते थे। वो हमेशा अपनी गलतियों से सबक हासिल करते थे। 3 महीने के बाद वो अपने पुराने ढर्रे पर वापस आ गए। इस दरमियान उनके अखराजात में जो इजाफा हुआ उसकी भरपाई के लिए उन्होंने अपना खर्च कम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपना कमरा बदल लिया, अपना नाश्ता खुद से बनाने लगे और बस का किराया बचाने के लिए रोज़ाना 8 से 10 मील पैदल चलने लगे। उन्होंने अपना खर्च बहुत कम कर लिया और उन्हें इस बात की खुशी हुई कि वो अपने भाई पर कम से कम माशी बोझ डाल रहे हैं। सादगी ने उनकी दोनों दाखिली और खारजी ज़िंदगी पर गहरा असर डाला। उनकी सब्ज़ी खोरी जो बायस नदामत थी, बहुत जल्द एक कीमती असासा बन गई। सब्ज़ी खोरी अब वालिदैन की तरफ से आयत करदा एक मजबूरी नहीं बल्कि एक मिशन बन गई थी उनके लिए। उन्होंने रिसाला वेजिटेरियन में लगातार 9 मज़ामीन लिख कर अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ किया और लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के मेंबर भी बन गए। इंग्लैंड में रहते हुए 1879 में गांधी जी ने पहली बार भगवद गीता का मुताला किया।
इसके दूसरे बाब से वह बेहद मुतासिर हुए, जिसमें बताया गया है कि कुर्बानी या नफ्स खुशी मजहब की आला तरीन शक्ल है। गीता से उन्हें वो रोशनी मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। इसने उनके लिए एक नई तर्ज जिंदगी के दरवाजे खोल दिए। एक दोस्त के मशवरे पर गांधी जी ने बाइबल भी पढ़ी। न्यू टेस्टामेंट उन्हें बहुत पसंद आया और सर्मन ऑन द माउंट यानी हजरत ईसा की तकरीर उन्हें दिल में उतर गई। बाइबल पढ़ने के बाद उनके दिल में अजीम पैगंबरों की सवानें पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ और उन्होंने दुनिया के अहम मज़ाहिब का मुताला शुरू किया। तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना, उनकी अच्छी बातों को समझना और उन पर अमल करना गांधी जी ने ज़िंदगी की इब्तदाई दिनों में ही सीख लिया था। ये ज़माना दानिशवराना सरगर्मियों और तहरीर और तकरीर की आज़ादी का था। नफ़रत के बजाय प्यार और बुराई के बदले भलाई का ख्याल उनके दिल में उसी ज़माने में परवान चढ़ा। यह ख्याल जनूबी अफ्रीका और हिंदुस्तान में उनकी सरगर्मियों का नागज़ीर हिस्सा बन गई। 1891 में उन्होंने वकालत का इम्तिहान पास किया और हिंदुस्तान वापस लौट आए। वतन वापसी के बाद उन्होंने अपनी माँ की मौत का अफसोसनाक खबर सुनी, जो उनके इंग्लैंड क़याम के ज़माने में ही चल बसी थी। गांधी जी हिंदुस्तान वापस आने के बाद अपने घर वालों की उम्मीदों को पूरा करने चाहते थे, और जिसके लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया था और जिस पर काफ़ी रकम खर्च भी हुई थी। पर जल्द उन्हें एहसास हुआ कि बैरिस्टर की डिग्री कामयाब वकालत के लिए काफ़ी नहीं थी। दोस्तों के मशवरे पर वह हिंदुस्तानी क़वानीन सीखने बॉम्बे गए। बॉम्बे में उनकी वकालत चली नहीं और जल्द ही उन्हें वापस राजकोट आना पड़ा। यह गांधी जी के लिए बहुत मुश्किल वक्त था। उन्हें न सिर्फ अपनी बल्कि घर वालों की उम्मीदों पर भी खरा उतरना था। उसी समय की बात है कि जनूबी अफ्रीका के एक फर्म दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी ने उन्हें एक मुकदमे में अपनी पैरवी के लिए जनूबी अफ्रीका आने की दावत दी। यह उनके लिए बड़ा अच्छा मौका था। गांधी जी इसके लिए तैयार हो गए और अप्रैल 1893 में जनूबी अफ्रीका चल पड़े। उन्हें बहुत कम अंदाज़ा था कि जनूबी अफ्रीका में क्या हालात पेश आने वाले हैं। वहाँ उस शर्मीले, बेयार व मददगार, अकेले और ना तजुर्बेकार नौजवान का साबका उन ताकतों से पड़ा जिन्होंने उन्हें मजबूर किया कि वो अपनी अक़दार की मदद से बदकिस्मती को तख्लीकी रूहानी तजुर्बे में बदल दें। गांधी जी को जनूबी अफ्रीका में जिस चीज़ का सबसे पहले एहसास हुआ वो था नस्ली जारियात का जालिमाना माहौल। हिंदुस्तानियों की एक बड़ी आबादी जनूबी अफ्रीका में मुकीम थी। इनमें से कुछ तो ताजिर थे और ज़्यादा तादाद मज़दूरों या उनके वारिसीन की थी। ये तमाम बड़ी खस्ता हालत में थे। हिंदुस्तानियों को जनूबी अफ्रीका में सियासी इख्तियारात हासिल नहीं थे और उनको तौहीन आमेज़ अंदाज में कूली कहकर पुकारा जाता था। एक हिंदुस्तानी डॉक्टर को कूली डॉक्टर और गांधी जी जैसे बैरिस्टर को कूली बैरिस्टर कहकर पुकारा जाता था। पहली बार जब गांधी जी डरबन की एक अदालत में गए तो यूरोपीय मैजिस्ट्रेट ने उन्हें पगड़ी उतारने का हुक्म दिया। उन्होंने इनकार कर दिया और अदालत से बाहर आकर इसके एहतजाज में एक ख़त लिखा जो एक मकामी अखबार में छपा। डरबन में एक हफ्ते के क़याम के बाद वो ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया चले गए, जहां उन्हें एक मुकदमे के सिलसिले में बुलाया गया था। उनके मुवक्किल ने उनके लिए एक फ़र्स्ट क्लास का ट्रेन का टिकट ख़रीदा था। हुआ ये कि तकरीबन 9 बजे रात में जब उनकी ट्रेन नेटल की राजधानी पीटरमैटिसबर्ग पहुंची तो एक गोरा मुसाफिर उनकी ट्रेन में दाखिल हुआ। उसने उस डब्बे में एक काले यानी कि गांधी जी की मौजूदगी पर एतराज़ जताया। रेलवे ऑफिसरों ने उन्हें 3rd क्लास में जाने का हुक्म दिया। गांधी जी ने जब 3rd क्लास में जाने से इनकार किया तो एक कांस्टेबल ने उन्हें धक्का मार के बाहर निकाल दिया और साथ ही उनका सामान भी बाहर फेंक दिया। यह बहुत सर्द रात थी। गांधी जी स्टेशन के वेटिंग रूम में सारी रात बैठे रहे और सर्दी से कांपते रहे। वो सोचते रहे कि क्या मुझे अपने हुकूक के लिए लड़ना चाहिए या हिंदुस्तान वापस हो जाना चाहिए। आखिर में उन्होंने फैसला किया कि अपने मकासद को हासिल किए बगैर वापस जाना बुज़दिली होगी। उनका इरादा बहुत पुख्ता हो गया। उन्होंने फैसला किया कि वो जनूबी अफ्रीका में
किसी भी नाइंसाफी को कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने तय कर लिया था कि वो बहस करेंगे, गुजारिश करेंगे, एहतजाज करेंगे, लेकिन नस्ली तकब्बुर के आगे सर नहीं झुकाएंगे। वो बुज़दिली जिसने उन्हें इंग्लैंड में एक तालिब इल्म के तौर पर और हिंदुस्तान में बाद में एक वकील के तौर पर परेशान किया, अब ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने वक्त ज़ाया किए बगैर लोगों से राब्ता कायम किया और प्रिटोरिया, जहाँ हिंदुस्तान के मुसलमान ताजरों की बड़ी तादाद थी, वहाँ पर हिंदुस्तानियों की एक मीटिंग बुलाई। यहाँ उन्होंने पहली बार एक कामयाब आवामी तकरीर की। उन्होंने बिरादरान वतन को हर जगह, यहाँ तक कि तिजारत में भी सच्चाई से काम लेने का मशवरा दिया और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया। गांधी जी ने यहाँ एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क को इस गैर मुल्की सरजमीन पर हमारे बर्ताव की बिना पर आंका जाएगा। उन्होंने कहा कि आप तमाम मजहबी इम्तियाज़ात और ज़ात पात को भूलकर एक अंजुमन कायम करें जो हिंदुस्तानी बाशिंदों के मसाइल हल करे और उन्हें अपनी खदमात मुफ्त मुहैया करे। जून 1894 के आखिर में वो हिंदुस्तान वापस जाने के लिए डरबन आए। इस मौके पर उनके मुवक्किल ने उनके लिए एक अलविदाई पार्टी का एहतमाम किया था। वहाँ गांधी जी ने एक मकामी अखबार द नेटल मर्क्यूरी में पढ़ा कि नेटल लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसा कानून पास करने जा रहा है जिसके बाद वहाँ के हिंदुस्तानी वोट देने के हक से महरूम हो जाएंगे। गांधी जी ने अपने मेज़बानों से कहा कि यह हमारे ताबूत में पहली कील है। हिंदुस्तानी ताजरों ने उनसे दरख्वास्त की कि वो कुछ दिन और वहाँ रुक जाएं और उनकी पैरवी करें। गांधी जी ने जल्द अपना काम शुरू किया। गांधी जी ने नेटल लेजिस्लेटिव असेंबली और बरतानवी हुकूमत को एक दरख्वास्त भेजी जिस पर सैकड़ों हिंदुस्तानियों के दस्तखत थे। हालांकि वो उस कानून को पास होने से रोक तो नहीं सके, लेकिन नेटल, हिंदुस्तान और इंग्लैंड के अखबारात के जरिए आवाम की तवज्जो इस जानिब मबजूल करने में ज़रूर कामयाब हुए। पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को जनूबी अफ्रीका में अपने मुल्क के लोगों की मुश्किलों और परेशानियों का इल्म हुआ। गांधी जी ने महसूस किया कि वो जनूबी अफ्रीका में हिंदुस्तानी आवाम के हुकूक की लड़ाई को दरमियान में छोड़ नहीं सकते। उन्हें इस जद्दोजहद को जारी रखना होगा और इसे अंजाम तक पहुंचाना होगा। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने ख़ानदान को यहीं साउथ अफ्रीका या जनूबी अफ्रीका ले आएंगे। इस मकसद से 1896 में वो हिंदुस्तान चल पड़े। हिंदुस्तान आने के बाद उन्होंने बहुत से शहरों का दौरा किया, अखबारात के एडिटरों और रहनुमाओं से मिले और उन्हें जनूबी अफ्रीका के हिंदुस्तानी बाशिंदों की परेशानियों और हाल से वाकिफ़ कराया। इस सिलसिले में वो बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों से मिले। वो गोपाल कृष्ण गोखले से भी मिले और उनसे बेहद मुतासर हुए। नवंबर 1896 की बात है कि गांधी जी अपनी बीवी और 2 बेटों हरिलाल और मिनेलाल के साथ डरबन वापस लौट गए। 1899 में जनूबी अफ्रीका में बोर जंग छिड़ गई। इस दौरान गांधी जी ने इंडियन एम्बुलेंस कोर नाम के एक तंजीम की बुनियाद डाली। उन्होंने 1100 रजाकरों को तरबियत दी और हुकूमत को इसकी खदमात पेश की। इन रजाकरों ने गांधी जी की क़यादत में जंग के दौरान ज़ख्मियों का इलाज में नुमाया खदमात अंजाम दी। गांधी जी को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात से थी कि तमाम हिंदुस्तानी, खा वो किसी भी नस्ल से या ज़ात से हों, एक साथ रहते थे और ख़तरात का सामना भी मिलकर करते थे। गांधी जी ने 1901 में हिंदुस्तान इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता इजलास में शिरकत के लिए हिंदुस्तान वापस आए। उनकी गुजारिश पर उस इजलास में जनूबी अफ्रीका के हिंदुस्तानियों की हिमायत में एक करारदाद पास हुई। गांधी जी पूरे हिंदुस्तान का दौरा करके अपने मुल्क को समझना चाहते थे, लेकिन उन्हें हिंदुस्तानी बिरादरी ने फिर जनूबी अफ्रीका बुला डाला। इसी ज़माने में गांधी जी ने इस बात पर गौर करना शुरू किया कि किस तरह इनफरादी एहतजाज को वुसअत देकर और मुनज़्ज़म कर कर आवामी जद्दोजहद में बदला जा सकता है। गांधी जी ने आवामी जद्दोजहद
को सत्याग्रह का नाम दिया। गांधी जी ने पाया कि जनूबी अफ्रीका की गोरी हुकूमत एक ऐसा कानून पास कर रही है जिसके बाद तमाम हिंदुस्तानियों को मुजरिम की तरह अंगूठे का निशान देना होगा और शिनाख्ती कार्ड लेकर चलना होगा। हिंदुस्तानियों का एक बड़ा हुजूम ये तय करने के लिए जमा हुआ कि इसका क्या किया जाए। गांधी जी जब मजमे के सामने खड़े हुए तो उन्हें पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन की वो सर्द रात फिर याद आई जब उन्हें काला होने की वजह से ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। उस रात उन्हें जिंदगी में पहली बार सबसे ज़्यादा गुस्सा आया था, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से पर काबू पाया और कोई लड़ाई झगड़ा न करने का फैसला किया था। उन्होंने वहाँ जमा हिंदुस्तानियों को यही नसीहत दी कि वो नस्ली इम्तियाज़ पर मबनी कवानीन को मानने से इनकार करें और जो भी सज़ा दी जाए वो कबूल करें, तशद्दुद का सहारा कतई न लें। यह तहरीक जनूबी अफ्रीका में बहुत तेज़ी के साथ फैलने लगी। यह लड़ाई एक बिल्कुल नया तरीका था। यह था सत्याग्रह, जिसका मतलब था सच्चाई पर कायम रहना, भले इसके लिए कितनी ही मुश्किलें झेलनी ना पड़े। महात्मा गांधी ने जनूबी अफ्रीका में जो वक्त गुजारा वो बेहद अहम था। वो एक बैरिस्टर के तौर पे वहाँ गए थे और महात्मा बनकर वापस हिंदुस्तान पहुँचे। उनके सामने अब एक ही मकसद था, अपने लोगों की खिदमत। गांधी जी ने 20 बरसों का जो तवील अरसा जनूबी अफ्रीका में गुजारा वो उनके सियासी नज़रियात और फ़लसफ़ाए ज़िंदगी की तरतीब और तश्कील के लिए साजगार साबित हुई। कुछ मुअर्रिखीन का ख्याल है कि अगर गांधी जी हिंदुस्तान में रहते तो यहाँ के बड़े बैरिस्टरों और रहनुमाओं की साये में रहकर शायद उतना कुछ न कर पाते जो उन्होंने गैर मुल्की सरजमीन पर कर दिखाया। जनूबी अफ्रीका में उनके तजुर्बात और सरगर्मियों ने वो ज़रूरी पस मंज़र फराहम किया जिसके बाद उन्हें हिंदुस्तान के सियासी मंजर नामे पर उभरना था। गांधी जी जब 1915 में जनूबी अफ्रीका को हमेशा के लिए खैरबाद कहकर हिंदुस्तान वापस लौटे तो उनके पास पुरअमन एहतजाज के लिए 2 बड़े हथियार थे, सत्याग्रह, अदम तशद्दुद। गांधी जी ने अपने सियासी गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से वादा किया था कि वो हिंदुस्तान में अपना पहला साल मुल्क को जानने और समझने में गुजारेंगे। वो अपने कान खुले रखेंगे और मुंह बंद रखेंगे। उन्होंने आम हिंदुस्तानियों की तरह ट्रेन के 3रे दर्जे में पूरे मुल्क का सफ़र किया और अपने मुल्क के लोगों के हालात ज़िंदगी से वाकिफ़ होने की कोशिश की। उन्होंने जो कुछ देखा उससे सत्याग्रह के उसूलों पर उनका यकीन और पुख्ता हो गया। गांधी जी ने मई 1915 में अहमदाबाद के मज़ाफ़ात में साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम कायम किया और वहीं रहने लगे। इस आश्रम का नाम उन्होंने सत्याग्रह आश्रम रखा। हिंदुस्तान में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह बिहार के ज़िले चंपारण में शुरू किया। वो 1917 में वहाँ के गरीब किसानों के बुलावे पर वहाँ गए। चंपारण के किसान अपनी ज़मीन के 15% हिस्से पर नील की खेती करने पर मजबूर थे। फसल तैयार होने पर उसकी कीमत अंग्रेज़ तय करते थे, जो बहुत कम होती थी। यह खबर लोगों में जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि एक महात्मा उनके परेशान हाली का मुआयना करने आ रहे हैं। हज़ारों किसान उनके दर्शन करने और अपना दुखड़ा सुनाने उनके पास आने लगे। गांधी जी का चंपारण में रहना अंग्रेज़ों के मफाद में नहीं था, इसलिए पुलिस सुप्रिटेंडेंट ने उन्हें चंपारण छोड़ने का हुक्म दिया। गांधी जी ने साफ इनकार कर दिया। उन्हें अगले रोज़ अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया गया। हज़ारों किसान उनके साथ अदालत पहुँचे। मजिस्ट्रेट ने परेशान होकर कार्रवाई मुलतवी कर दी और उन्हें बग़ैर ज़मानत के रिहा कर दिया। गांधी जी इसके बाद फिर अपने मिशन में लग गए। वो हालात का जायज़ा लेने लगे और साथ साथ किसानों को सत्याग्रह के उसूलों से भी वाकिफ़ कराते जा रहे थे। उन्होंने किसानों को ये सबक दिया कि आज़ादी की पहली सीढ़ी खौफ से आज़ादी है। उन्होंने कुछ रज़ाकर तैयार किए और उन्हें किसानों के बीच हिफ़्ज़ान सेहत की तरबियत देने और उनके बच्चों के लिए तालीम का इंतज़ाम करने के लिए भेजा। ये गांधी जी का एक अनोखा कारनामा था। उन्होंने
लोगों को अपने हुकूक के लिए लड़ने की तरगीब देने के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की तहरीक भी दी। गांधी जी की कोशिशों की वजह से हुकूमत को एक इंक्वायरी कमीशन बैठानी पड़ी और गांधी जी भी इस कमीशन का हिस्सा थे। इस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी वो किसानों के हक में थी। मुल्क में पहली बार अदम ताउन की एक मिसाल देखने को मिली। मकामी और कौमी मीडिया में सत्याग्रह की इस पहले तजुर्बे को खूब सराहा गया और पूरे मुल्क में गांधी जी की धूम मच गई। गांधी जी ने अपने चंपारण के तजुर्बे के बारे में ये कहा, किसान चंपारण के बाहर की दुनिया से नावाकिफ थे, इसके बावजूद उन्होंने मुझसे ऐसा सलूक किया जैसे हम बरसों पुराने दोस्त हों। इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि बल्कि ये हकीकत है कि किसानों के साथ इन मीटिंगों में मैं खुदा अदम तशद्दुद और सच्चाई के बिलमुकाबिल होता था। चंपारण के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों और खेड़ा के किसानों के हुकूक के लिए भी सत्याग्रह किया। वहाँ भी उनके इस अनोखे तरीके की जीत हुई। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में गांधी जी ने अपने अनोखे सियासी तरीक़ेकार का मुजाहरा किया था। इससे उन्होंने हिंदुस्तानी आवाम में मकबूलियत का एहसास पैदा किया, उनके मसाइल को भी करीब से जाना और समझा। इन तजुर्बों से उन्हें आवाम की ताकत और कमज़ोरी को समझने और अपने सियासी तरीक़ेकार की अफादियत को जांचने का भरपूर मौका मिला। गांधी जी ने दुनिया को दिखा दिया कि किस तरह एक जालिम हुकूमत की नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अदम तशद्दुद को एक मुअस्सर सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर में हमने आपको बताया कि किस तरह गांधी जी बचपन में एक शर्मीले और किस हद तक डरपोक इंसान थे, लेकिन जनूबी अफ्रीका में जो हालात पेश आए उन्होंने गांधी जी की शख्सियत को बदल कर रख दिया और उनके इरादों में फौलाद की पुख्तगी आ गई। उन्होंने सच्चाई और अदम तशद्दुद को अपना सियासी हथियार बनाया, आवाम को अपने साथ लिया और हुकूमत वक्त को झुकने पर मजबूर कर दिया। अगले प्रोग्राम में हम आपको जद्दोजहद आज़ादी में महात्मा गांधी के रोल से वाकिफ़ कराएंगे। आदाब। Thank you.